व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आपको सारा की तरफ से सलाम। आई एम श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आप मिस ना करें मेरी कोई भी वीडियो। अभी हमारी फ्यू डेज बैक जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, फ्लाइट PK8303 जो क्रैश कर गई कराची में, मैंने आपको कैप्टन अब्दुल वहीद के जो था पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको बताया था। मैं एंड आई एम वेरी लकी टुडे दैट आई हैव अनदर एक्सपर्ट, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि डिफरेंट एक्सपर्ट से हमें बात करनी चाहिए। सो मेरे साथ विंग कमांडर जफर इकबाल हैं जो एविएशन एक्सपर्ट हैं। तो आपने इनको डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा होगा। हम उनको लेते हैं। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो इट्स रियली ट्रेजिक इस इंसिडेंट के लिए, और पीपल आर रियली सैड। उससे निकल नहीं रहे अभी तक लोग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाज का एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई एक आदमी उसमें था, या मोटरसाइकिल पे एक आदमी था, या बस। तो हवाई जहाज तो बहुत बड़ी चीज है जिसमें 100 आदमी बैठा हो। और हवाई जहाज ही आमतौर पे चूंकि ये सेफ होते हैं, बहुत ही महफूज होते हैं। बिल्कुल। हवाई जहाज को उड़ाना, हवाई जहाज में बैठ के जाना, सड़क को क्रॉस करने से बहुत ज्यादा महफूज है, क्योंकि हवाई जहाज के सारे प्रोसीजर्स होते हैं, प्रॉपर सिस्टम बने होते हैं। जिस तरह बिल्कुल। जमीन के ऊपर मोटरवे होती है, हवा में एयरवे होती है, और रेडार हर चीज को मॉनिटर कर रहा होता है, और सारे प्रोसीजर्स लिखे होते हैं। तो जी इसलिए हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट है ना, वो वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती सर, इसका हुआ क्या था? आप थोड़ा सा हमें अगर बताएं। है। जी, ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी, रूटीन। अच्छा। जैसे आप समझे कि आप कहते हैं कि मैं मार्केट से जाके हुआ हूँ, या बैंक से जाके हुआ हूँ, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं। क्योंकि तजर्बाकार पायलट एक आदमी जिसके 17,000 घंटे हों, और तकरीबन 5,000 घंटे उसके उस जहाज के ऊपर हो, तो ये बहुत बढ़िया तजर्बा होता है, बहुत एक्सपीरियंस। दूसरी बड़ी बात यह कि जो प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं ना एयरलाइन के, एक मैनुअल होता है, किताब जिसको कहते हैं जेप्सन्स मैनुअल, और जी। पूरी दुनिया में वो किताब स्टैंडर्ड बुक है। आपने लाहौर से चलना है, तो वहाँ की डिपार्चर प्लेट यानी नक्शा उस एयरपोर्ट का आपके हाथ में होता है। और आजकल तो सारी चीज़ें कंप्यूटर में फीड इन होती हैं। तो आप वो खुद ही जहाज़ को, अगर आप जब स्टार्ट करके ऑटो पायलट ऑन करते हैं, तो आपने उसमें डाल दिया कि फ्लाइट लाहौर टू कराची, तो वो खुद खुद वो डिपार्चर करता है, वो हाइट्स के मुताबिक, वो डायरेक्शंस के मुताबिक चलता है। और ये तो बड़ी आसान सी फ्लाइट है कि आपने टेक ऑफ किया, क्लाइंब किया, और मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान से थोड़ा सा लेवल नवाबशाह तक, 20-25 मिनट, आधा घंटा शायद। और नवाबशाह से फिर आप डिसेंड करके तो चले जाते हैं कराची। और हर चीज रडार के ऊपर आ रही है, आप देख रहे हैं। जितने जहाज उड़ रहे हैं, रडार के ऊपर कंट्रोलर देख रहा है। तो वो एक दूसरे से, उसने दोनों को सबको सेपरेशन रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आजकल की फ्लाइंग में बहुत आसान फ्लाइंग। अच्छा, अब हुआ क्या है कि बिल्कुल मौसम बहुत साफ था, मौसम बहुत अच्छा था। आजकल फ्लाइंग हो नहीं रही, कोई खास ट्रैफिक भी नहीं थी। तो मौसम भी बिल्कुल साफ, और जहाज बहुत अच्छा, नया जहाज, कोई और 15 पायलट साल भी बहुत पुराना जहाज। एक्सपर्ट। और पायलट भी बहुत एक्सपीरियंस। अच्छा, अब इसमें कि वो आराम से बैठे हुए हैं, वो उन्होंने टेक ऑफ किया है, क्लाइंब किया है, नवाबशाह के आगे उन्होंने डिसेंड करना है। और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि किस ऑल्टीट्यूड से आपने डिसेंड करना है। और जहाँ अप्रोच प्लेट होती है, अप्रोच चार्ट होता है एयरपोर्ट का, उसके एक एक पॉइंट के ऊपर, जो जिसको हम वे पॉइंट कहते हैं, वो लिखा होता है कि आपके जहाज की बुलंदी कितनी होगी इस वे पॉइंट के ऊपर। मसलन यहाँ एक मलकी वे पॉइंट है, जो कि 20 मील दूर है, जिसके नीचे बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है। वहां आपने 5,000 फुट पे होना है। जब आप 5,000 फुट पे होंगे, तो वो आगे जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आपकी बिल्कुल ग्लाइड स्लोप के ऊपर 3 डिग्री के ऊपर आप जहाज डिसेंड करेगा। ग्लाइड स्लोप क्या होता है? जो रनवे के आखिर में एक बीकन लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बीम एक फेंकता है रनवे के सेंटर लाइन को 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप के ऊपर, एंड इट गोज टू 20 माइल्स। इस तरह रनवे के शुरू में एक ग्लाइड स्लोप लगा होता है, जो कि 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप को शो करता है। तो जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप समझें कि एक इलेक्ट्रॉनिक केबल कार बन जाती है। जिस तरह वो केबल का ऊपर इलेक्ट्रॉनिक केबल होती है, उसके ऊपर केबल कार चढ़ जाती है, इसी तरह हवाई जहाज इस इलेक्ट्रॉनिक केबल के ऊपर सवार हो जाता है। और चाहे रात हो, अंधेरा हो, तूफान हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉपर ऑल्टीट्यूड पे आएगा, तो उसको ऑटोमेटिकली जहाज फॉलो करेगा। रनवे सेंटर लाइन के ऊपर आके रनवे के 1/3 के ऊपर वो जहाज को लाके टच डाउन करवाएगा।
ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। और होता ही है कि आमतौर पे जब जहाज रनवे के शुरू में आ जाता है तो वो विजुअली एक्वायर कर लेता है रनवे को, तो ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करके रनवे के पहले 1000 फुट में लैंड करने की कोशिश करता है। और उसकी वजह ये है कि फिर आपको इतना लंबा रनवे अवेलेबल है कि आप आराम से जहाज को रोक लें। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये जहाज आया तो ये 2-2,500 फुट बुलंद था अपनी जिस हाइट पे इसको होना चाहिए। यानी अगर इसको मलकी के ऊपर 5,000 फुट होना चाहिए तो ये 7,500 फुट बुलंद था। क्यों था, यूं और क्यों ये था? जी, ये क्यों था? इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि जहाज के जो फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर है उसमें जब आप डिसेंड करते हैं तो आप एक ऑल्टीट्यूड की विंडो होती है जिसमें आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने वहां लिख दिया 5,000, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रॉटल को पीछे करेगा हवाई जहाज और 5,000 फुट पे लाकर आपको खड़ा कर देगा। अब इस चीज की सिर्फ एक वजह हो सकती है कि पायलट किसी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो, उसका जहन किसी और चीज में हो और उसको याद ना रहा हो कि मैंने ये ऑल्टीट्यूड सेलेक्ट करना है, वरना तो सारी चीजें उसके बाद ऑटोमेटिक है। तो एक सिर्फ मामला हो सकता है, जैसे एक 1976 में कैलिफोर्निया में एक जगह एवरग्लेड्स, तो वहां एक ट्राई स्टार लैंडिंग के लिए आया। तो जब वो आके, रात का वक्त था, उसने जब आके डिसेंड किया और पहिए नीचे किए तो उसकी इंडिकेशन उनको सही नहीं आ रही थी कि दो पहिए तो आ रहे थे कि ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, एक ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने चेक करना कि शुरू किया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये पता चला कि उसका जो बल्ब है वो बर्nt आउट है। तो उसने अपने स्टूवर्ड को बुलाया और कहा कि इसका बल्ब चेंज कर दो। अब जो जहाज था वो 2,000 फुट पे होल्ड कर रहा था और स्टूवर्ड बल्ब चेंज कर रहा था और पायलट को पायलट सारे स्टूवर्ड की तरफ देख रहे थे, तो जहाज कोई नहीं उड़ा रहा था। तो जो पायलट है उसका जो कोनी लग गई, जो योक होती है उसको लग गई कोनी, और ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करना शुरू कर दिया और किसी को पता नहीं चला। और उनको तब पता चला जब जहाज सिर्फ 50 फुट रह गया, तो उन्होंने जब मुड़ के देखा तो कैप्टन ने कहा ये क्या हो रहा है, हम 2,000 फुट पे नहीं है। और इतनी देर में वो 50 फुट जहाज तय कर गया और तकरीबन 300 आदमी समेत जहाज जो है वो एवरग्लेड्स में घुस गया और सारे के सारे मारे गए। तो जो प्री ऑक्युपाइड माइंड है कि आपका जहन किसी और तरफ चला गया, अब वो कहाँ उनका जहन था, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चलेगा कि वो उस वक्त क्या चीज डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल। क्या ऐसा तो नहीं, ये मैं सिर्फ क्योंकि वो बड़े अच्छे लड़के थे, नमाजी परहेजगार थे, जी। ऐसा ना हो कि रोजा रखा हुआ हो रमजान का, हालांकि रोजा रखने की इजाजत नहीं होती। ऐसा ना हो कि उनके ज़हन में हो कि जहाज जल्दी से हम उतारें और जाके जुमे की नमाज पढ़ लें। ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हाँ। ये नहीं कि ऐसे हुआ हो। जी, जी। ये एक्चुअली जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। मैं सिर्फ बिल्कुल। एक मिसाल दे रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं कि आप एक छोटी-सी चीज़ मिस कर जाते हैं। अब तो उन्होंने ऐसा ये जब हुआ मिस कि कर ये दिया। जहाज पहले लैंड हुआ, इंजन टच हुए, फिर उसने फ्लाई कर लिया, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जी, मैं लैंडिंग मुझे 2 गियर। मिनट देना आपको, 2 मिनट दें, मैं आपको ये क्लियर करूँगा सारी बात। जी। अब जब वो जिस पॉइंट के ऊपर उन्हें 5,000 फुट पे आना था, अब वो वहाँ 7,500 फुट पे थे, 2,500 फुट ऊँचे थे। तो जब उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे एस्टेब्लिश हैं, तो होना ये चाहिए था कि ये वो 2,000 फुट है पॉइंट जहाँ के इसको पहुंचना चाहिए था, वहाँ ये 3,500 फुट पे पहुंचे, 1,500 फुट ऊंचे। तो एटीसी ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि आप एस्टेब्लिश नहीं है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ऊपर, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक केबल कार है उस पर आप सवार नहीं हुए और आप कह रहे हैं कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो कंफर्टेबल इसलिए वो अब सही पॉइंट पे आने के लिए उन्होंने जहाज का नाक नीचे किया और जहाज की रफ्तार तेज हो गई, 260 नॉट के ऊपर चले गए, जबकि उन्हें उस वक्त मैक्सिमम 180 होना चाहिए था। अच्छा, इसी जल्दी में वो पहिए नीचे करना भूल गए। ओह माय गॉड। ठीक है। और हद ये है कि इसमें एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जिसमें वो एक चाइम बजती है। आज भी अगर आप एटीसी की कॉल सुने तो उसमें पीछे से टंग 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 बिल्कुल, टंग आवाज आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो होती है मास्टर कॉशन लाइट, जो कि आपको बताती है कि जहाज में कोई ना कोई चीज गड़बड़ है, और उसके नीचे 4-5 और लाइटें होती हैं जो बताती हैं कि क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम है, या एयर फ्रेम का कोई प्रॉब्लम है, या ऑक्सीजन का कोई प्रेशराइजेशन का प्रॉब्लम है। तो फिर पायलट देख लेता है, और पहिए नीचे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और 2 पायलट है। ठीक है। बिल्कुल। और आप देखेंगे वो पीछे से चाइम बज रही है और ये एटीसी को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये रश में पड़ गए, किसी चीज की वजह से ये जल्दी में थे कि हमने लैंड करना ही है। हालांकि एटीसी ने इनको टर्न दिया कि 180 डिग्री आप टर्न करें, लेफ्ट 180 हेडिंग पे टर्न करें और चक्कर लगा के दोबारा आ जाएं, ताकि आपकी हाइट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। इन्होंने नहीं किया लेकिन ये। पायलट
पायलट ने नहीं किया, पायलट ने इस चीज़ को इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और उसी मेरा ख्याल में जल्दी में ये भूल गए कि पीछे एक शोर मच रहा है, आवाज़ आ रही है। ये ऐसे ही है कि आप जब किसी चीज़ में मसरूफ़ हों और आपके साथ बेशक ट्रैफ़िक गुज़र रही हो, आप पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, ट्रैफ़िक गुज़र रही है, आप उनको शोर आपको सुनाई नहीं देता। तो इनको उनका शोर सुनाई नहीं दिया और ये बिल्कुल नीचे आ गए। जब ये लैंड करने के लिए आ गए तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि पायलट हमेशा कॉल देता है कि फाइनल्स 3 ग्रीन्स। 3 ग्रीन्स का मतलब तीनों पे ये नीचे डाउन एंड लॉक्ड है और तीनों ग्रीन लाइट्स ऑन है। इन्होंने वो कॉल नहीं दी। और भी अजीब बात है कि एटीसी ने भी इनको नहीं पूछा, बिल्कुल। दोनों मिस आउट और कर गए। तो अब जब इन्होंने आके फ्लेयर आउट किया, जब रनवे के शुरू में जहाज आके लेवल करता है, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा थी, तो ये जहाज वो उसकी स्पीड कम नहीं हुई और ये पहुंच गए तकरीबन रनवे के सेंटर में। और 4,500 फुट के ऊपर जब ये नीचे आए तो इंजन, इसका बायां इंजन घिसटने लगा रनवे के ऊपर। ओए, जब पहिए नीचे हैं तो कोई चांस नहीं है कि इंजन टच करे। एक ही वजह है कि इंजन आपका टच करेगा कि आपके पहिए ऊपर है, और कोई वजह नहीं। तो बिल्कुल। इनका पहले वो जब घिसटना शुरू किया लेफ्ट साइड, तो मेरा ख्याल है पायलट ने करेक्शन दी है जहाज को लेवल करने के लिए, तो उसका राइट विंग नीचे हो गया, तो दायां इंजन भी घिसटना शुरू हो गया। फिर दोनों इंजन घिसटने शुरू हो गए। उतनी देर में इनको पता चला कि रनवे तो सामने तकरीबन खत्म होने को है और स्पीड उनकी उस वक्त भी हाई थी, होनी चाहिए स्पीड 130 के करीब और स्पीड 160 प्लस थी। तो इन्होंने सोचा कि हम जो फिल फॉर पायलट कोई आधा सेकंड में आपने डिसीजन करना होता है, उसने थ्रॉटल खोल के तो गो अराउंड कर गया, यानी दोबारा टेक ऑफ कर गया। ओ, जब टेक ऑफ कर गया तो अब रनवे पे टक्कर खाने की वजह से, रगड़ने की वजह से, जो इंजन थे आपने देखा होगा विंग के नीचे होते हैं, वो अब थोड़ा सा ऊपर मेरा ख्याल है हो गए, या अंदर जो टरबाइन ब्लेड होता है जो घूम के पावर पैदा करता है, वो आपस में टकराना शुरू हो गया इंजन की काउलिंग के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जब उन्होंने क्लाइम करने के लिए उनको कहा कि 3000 फुट पे चढ़ जाएं, तो ये 3000 फुट पर भी क्लाइम नहीं कर सके, क्योंकि इंजन पूरी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा और उसी वजह से वो टकरा गए। था। जब तब आप इन्होंने फिर इन्होंने कहा कि लेफ्ट टर्न हम दोबारा आईएलएस करेंगे। अब चाहिए ये था कि जब पूरी पावर नहीं आ रही तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और देखें कि हम तो इतना लंबा चक्कर नहीं काट सकेंगे। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स क्या था? खैर अभी यहाँ बैठ के तो बात करना आसान है ना, एक्सीडेंट के इतने दिनों के बाद। आउट ऑफ द बॉक्स ये था कि उसके साथ बिल्कुल एयरफोर्स की रनवे है, पीएबीएस फैसल की। अगर अच्छा। ये जब इनको लेफ्ट टर्न किया था कराची से, फौरन ही राइट टर्न करके लैंड कर जाते, बिल्कुल सामने रनवे था जो सिर्फ 2.5 मील दूर है हवा के। या लेफ्ट टर्न के जब इन्होंने किया था तो देखा कि पावर नहीं आ रही, जब इन्होंने टावर ने इनको कहा कि आप तो 3000 फुट पे नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम 2000 फुट पे, आप हमें 2000 फुट दे दें। और वो 2000 फुट भी मेंटेन नहीं कर सके, 1800 फुट के ऊपर लेवल ऑफ करने की कोशिश की। तो क्या इनको चाहिए था कि जो रनवे के परपेंडिकुलर कोई टैक्सी ट्रैक था उसके ऊपर लैंड कर जाते? मेरा ख्याल है कर जाते तो बहुत अच्छा होता, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। सही लेकिन बात है। फिर मैं कहता हूँ, हाँ, फिर मैं कहूंगा कि यहाँ बैठ के आसान है ये बात कहना, जहाज में उस वक्त उनके जहन से क्या गुजर रहा होगा ये पायलट को ही पता है। तो उन्होंने खैर जब वो उन्होंने उनको ये पता चल गया कि हम लेवल ऑफ नहीं, लेवल 1800 फुट भी मेंटेन नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर रैम एयर टरबाइन एक होता है, एक छोटा सा इंजन होता है जिसको एपीयू भी कहते हैं दूसरे जहाज में, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, उसको स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपको एयर कंडीशनिंग सप्लाई करता है और बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों को भी सप्लाई करता है, आपके रेडियो को भी सप्लाई करता है पावर। तो इन्होंने उसको ड्रॉप किया या वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हुआ, तो इन्होंने फौरन लेफ्ट टर्न कोशिश की कि हम किसी तरह रनवे पे पहुंच जाएं। तो एटीसी ने देखा रेडार के ऊपर, उन्होंने कहा कि आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, आपने तो सीधा जाना था। इन्होंने कहा हम डायरेक्ट आ रहे हैं और हमारे इंजन बंद हो गए दोनों। अब उस वक्त ये ठीक ठाक दूर थे फासले के ऊपर, 5 मील के करीब या 4.5 मील के करीब दूर थे, और बगैर इंजन के जहाज जो है वो पत्थर की तरह नीचे गिरता है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की, जैसे कि नजर आता है कि इन्होंने पहिए भी नीचे किए, जहाज का नोज भी अप किया, लेकिन पावर के बगैर ये जहाज ग्लाइड तो नहीं कर सकते। तो वो जहाज आके नीचे गिर गया। ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जो कि होना नहीं चाहिए था किसी सूरत में। दिस शुड नॉट हैपन देयर, क्योंकि अगर ये अपनी शुरू में पता नहीं क्यों प्री ऑक्युपाइड थे, इस चीज को ढूंढना पड़ेगा। अगर प्री ऑक्युपाइड ना होते और प्रॉपर टाइम के ऊपर 2000 फुट लूज करना पायलट के लिए कुछ भी नहीं होता। अब पहिए नीचे करें, थोड़ा फ्लैप नीचे करें, जहाज नीचे आ जाता। तो अगर ये प्री ऑक्युपाइड ना होते, और दूसरे फिर जब इन्होंने वार्न किया था एटीसी ने कि आप लेफ्ट टर्न करके चक्कर लगा के आए, उसकी बात भी मान लेते तो भी मामला ठीक हो जाता, या उसको सुन लेते, वो जो इतना चाइम बज रहा था उसको भी इन्होंने नहीं सुना।
एक ही तो वजह हो सकती है कि ज़हनी तौर पे प्री ऑक्यूपाइड हो, और कोई वजह अच्छा, नहीं। ये रिपोर्ट अक्सर मैं देख रही थी सेलिब्रिटीज आके कह रहे हैं आज तक किसी जहाज की कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ऐसा ट्रू है कि कभी रिपोर्ट आती नहीं, जैसा जुनैद जमशेद साहब के जहाज का जो हुआ, रिपोर्ट आ गई या नहीं आई? बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट भी आई, एयर ब्लू की रिपोर्ट भी आई, वेब के ऊपर है, और कई अच्छा। जहाज़ों की रिपोर्ट आई। लेकिन सिर्फ़ ये है कि हम लोग ना बदकिस्मती से हमें अच्छा लगता है कि हम सनसनी पैदा करें, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। जहाँ बात नहीं, वहाँ भी हम कहानी बना लेते हैं, और उनकी वेब के ऊपर रिपोर्ट्स हैं। अच्छा। हाँ, जो बड़ी बात वो ये है कि ये बात सोचने की है कि पीआईए के एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों हों? पाकिस्तान में एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों हों? और लेट्स से कि इत्तेहाद का एक्सीडेंट क्यों ना हो? एमिरेट्स का एक्सीडेंट क्यों ना हो? उसका क्यों ना हो, ये जो है कैथी पैसिफिक, उसका एक्सीडेंट क्यों ना हो? ये बातें सोचने की हैं। और मुझे बिल्कुल। यही नज़र आता है कि उनकी वजूहात ये हैं कि वो लोगों में जो वर्कर्स हैं, उनका लेवल ऑफ इंटेग्रिटी बहुत हाई है। हम्म। उन बंदों को सुपरवाइज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हमारे यहाँ देखें, एक बिल्डिंग आप बनाने शुरू करें और मज़दूर काम कर रहा हो, अगर आप उसके सर पे नहीं खड़े होंगे, तो वो रेत भी ज़्यादा बिल्कुल डाल देगा। बिल्कुल। वो फ़ौरन बैठ के सिगरेट भी पीना शुरू कर देगा, और आप आएँगे तो काम वहीं का वहीं होगा। लेकिन ये लोग जहाँ एक्सीडेंट नहीं हो रहे, वहाँ लेवल ऑफ इंटेग्रिटी और वर्क एथिक्स बहुत हाई हैं। ठीक है बिल्कुल ना? उनको सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और मुझे एक बात याद है कि जो बोजा एयरलाइन का क्रैश हुआ था, वो उससे पहले बोजा एयर जो थे साहब, वो बहुत बड़े अमीर आदमी थे। उन्होंने देखा कि भई, पूछा कि यार थोड़ी देर बाद इसका ऑयल चेंज कर देते हैं, फ़िल्टर्स चेंज करते हैं, ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं। तो गाड़ियों में तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, अगर 1000 मील ज़्यादा भी चल जाए तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इसके हम ना इस दफ़ा वो नहीं चेंज करेंगे। उन्होंने वो जहाज़ लीज़ पे लिया हुआ था, एयर लिंगस से, आयरलैंड की कंपनी थी। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि हर जो उन्होंने चीज़ें चेंज करनी है, वो उनसे आप लेंगे। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो काफ़ी अरसा हो गया है, जो स्पेयर पार्ट्स लेने थे, जो चीज़ें वो ली नहीं। तो उन्होंने पूछा, तो उनका कोई बात नहीं, हम अभी ले लेंगे। तो उन्होंने सिविल एविएशन को रिपोर्ट की, उन्होंने जहाज़ उनका इम्पाउंड कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वर्क एथिक्स हैं अच्छे हों, आप प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस करें। अगर प्रॉपर टाइम पे जहाज़ों की मेंटेनेंस हो रही हो, आपके चेक्स साउंड हो रहे हों, और आप अपने वक़्त यानी इंटेग्रिटी कायम रखें। लेकिन ये मामला ऐसा है जिसमें मेरा ख़्याल है जहाज़ बिल्कुल सही फंक्शनल था, हम्म। मेंटेनेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। कोई नहीं। चीज़ ऐसी है जिसने पायलट्स के जहाज़ को प्री ऑक्यूपाइड रखा, उनके ताकि कि उन्होंने डिसेंट भी लेट किया, स्पीड भी हाई रखी, एटीसी की बात भी नहीं सुनी, और जो पीछे जो चाइम बज रहा था, और जब वो नीचे जहाज़ नीचे आते हैं तो वो कहता है टू लो गियर, बताता है कि आपके पहिया नीचे नहीं है। ठीक है? हम्म। उसको भी इन्होंने नहीं सुना। तो ये ढूँढना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि वो इतने ये तो ज़्यादा प्री रिपोर्ट ऑक्यूपाइड। जब हमें जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उसकी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इंशाल्लाह रिपोर्ट जल्दी आए ताकि लोगों के सामने क्लियर हो। बहुत लॉस हुआ है लोगों का। एंड थैंक यू सो बहुत मच सर, आपने ज्वाइन किया, आपने बहुत हमें शुक्रिया सर। वंडरफुल नॉलेज दी। बहुत शुक्रिया। बहुत से और लोगों की ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखेंगे, एयर ब्लू का भी जो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, उसमें भी एसओपी वायलेट हुए। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उनकी वायलेशन थी। पायलट ने भी नहीं देखा, एटीसी ने भी थोड़ा-सा लिहाज़ किया। जो एयर ब्लू था, उसमें भी सारी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की वायलेशन थी। बोजा एयर में भी एटीसी ने कहा कि आप लाहौर चले जाएँ। खटमंडू में जो क्रैश हुआ, उसमें भी जो चार्ट था, अप्रोच चार्ट उसकी वायलेशन हुई। और ये वो सारे एक्सीडेंट थे जो नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सारा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज।